वैसे ही मिक्स क्रॉपिंग होता है कि इसमें हम रो का फिक्स ना करके दोनों सीड को मिक्स करके बो दें। तो इसमें क्या है कि आपको स्थायी जैविक आवरण बना के चलना है, और ये कम से कम 30% जमीन, जो कि आपने यदि जमीन है ना उसमें आपने सोइंग कर दिया, और उसमें 30% जमीन में उसका रेसिड्यू उसमें होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, यदि आप रेसिड्यू उसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये सोचना है कि हमको क्यों डालना है। आप लोग कोई बताएंगे? हमको जैविक आवरण मिट्टी में क्यों रखना है? यदि हम अपने रेसिड्यू को रखेंगे मिट्टी के ऊपर तो उससे क्या फायदा होगा? जो पुआल वगैरह है नमी बनी रहेगी, और धीरे धीरे वो सड़ेगा, पोषक तत्व भी मिलेंगे। ठीक है, वीट कंट्रोल कैसे होगा? मालूम चल नहीं कैसे होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो कुछ ऐसे बीज हैं जिसके लिए प्रकाश जरूरत होती है वो नहीं जमेंगे। ठीक है, और कितना बढ़ेगी। ठीक है, और जो एक बताया कि भाई मिट्टी का जो पानी का बहाव जाता है वो भी उसको रोकेगा, है ना, कटाव नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीजों से ना बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। यदि हम सब छोड़ दें, केवल मल्चिंग में ही एक कंसेप्ट ले आएंगे, भाई हमको अपने खेत में मल्चिंग करनी है, भले ही वो कंजर्वेशन हो या कन्वेंशनल कोई भी मेथड हो, तो उसी से आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 3 प्रिंसिपल है, आप तीनों प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप एक सिद्धांत भी उसको अपना लिए और किसी भी मेथड में अपना लिए ना, तो आपका बहुत, आपकी जो मिट्टी है ना, बहुत कुछ उपजाऊपन उसमें आ जाएगा। तीसरा जो सिद्धांत है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि फसल विविधीकरण। ठीक है, हमको नॉर्मली क्या होता है, कहीं कहीं पर धान गेहूं एक ही मतलब कि एक ही फैमिली के एक ही परिवार की हम उसको लगा रहे हैं। उससे क्या है कि आपकी मिट्टी जो है ना, उनकी मिट्टी में उनकी जो जड़ होती है फिक्स डेप्थ में होती है। ठीक है, और वो कोई न्यूट्रिशन ले रही है जो उसको दोनों फसलों को वो चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी सॉइल सिक हो जाती है, बीमार हो जाती है। इसके लिए क्या चाहिए कि हमको फसल चक्रण अपनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग तो ठीक है कर रहे हैं, अब धान के बाद में आपने गेहूं लगाया, गेहूं के बाद में आप मूंग लगाया, उड़द लगाया। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अब ये तीनों फसलें आप लगा रहे हैं, अब आप कन्वेंशनल से कंजर्वेशन में आए तीनों फसलों में, तो क्या है कि जो वीड फ्लोरा है, जो वीड है आपका ना, वो शिफ्ट होगा। कुछ वीड जो उसमें नहीं आते थे वो वीड इसमें आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से वो वीड आपको जो खरपतवार है वो डोमिनेट नहीं हो उस फील्ड में, तो आपको 3-4 साल या 5 साल में ना फिर से फसल को बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे आप धान लगाते गए तो धान के बाद में उसको चेंज करके आप मक्का लगा दो एक सीजन में, तो क्या है कि उसमें से जो उसका क्लाइमेट होता है, माइक्रो क्लाइमेट जो भी डेवलप करता है ना, तो वो अपने आप बीट चेंज हो जाते हैं, बीट के सीड उसमें रहते हैं, उसको जैसा माहौल मिलता है वैसे उसमें ग्रो कर जाते हैं। जैसे मतलब उतली जड़ और गहरी जड़ वाला। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे आप पल्स तो पहले से लगा रहे हैं। ठीक है, तो पल्स की जड़ें जो होती है दलहनी फसल में, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। ठीक, और दूसरा दलहनी फसल का फायदा है कि वो खुद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका 30-40 किलो नाइट्रोजन वो खुद फिक्स कर लेते हैं बिना पैसे दिए, बिना कुछ किए। और यदि उसमें आपने यूरिया डाल दिया ना तो उल्टा नेगेटिव असर डालेगा। जैसे बायोमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बताते हैं, 80% जो भी है, उसको ऑब्जेक्ट उसको कैसे शोषण करे जो फसल हमारी, उसमें क्या डाला जाए, जैसे सल्फर है या जिंक सल्फेट है, जो भी। देखिए नेचुरल मेथड तो हो गया कि आप फसल का चक्रण अपनाएं, उसमें अपने फसलों में लेग्यूम्स जो कि आपका दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें के साथ साथ जैसे जो भी लेग्यूम्स हैं, कई लेग्यूम्स ऐसे हैं जो दलहनी फसलों में नहीं आते, जैसे सोयाबीन हो गया, आपका ग्राउंडनट हो गया, ये लेग्यूम्स में है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी इसमें राइजोबियम नाम का कीड़ा होता है, वो ऑलरेडी उसमें रहता है, और जैसे मिट्टी वगैरह अच्छी है तो वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करके सिम्बियोटिक सोल्यूशन बना के वो मिट्टी में और पेड़ को उपलब्ध करा देता है। ठीक, यदि हमको और ज्यादा उसमें चाहिए ना तो इसमें कुछ बीजोपचार होते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर होता है ना, बहुत सारे अलग अलग फसल के अलग अलग बीजोपचार होते हैं, तो वो बीजोपचार करें तो उसमें जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ना वो ज्यादा मात्रा में फिक्स करते हैं। ठीक है, और आप इंटरक्रॉपिंग करें। देखिए ये आप लोग अभी
हाथों से ही कटाई कर रहे हैं, मतलब कि आपके पास में लेबर है, आपके पास में मतलब मेन पावर सफिशिएंट है, तो आप कुछ कुछ एरिया में ना इंटरक्रॉपिंग मेज के साथ साथ आप कोई लेग्यूम्स की इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि आपके मिट्टी को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बनने के लिए 1000 साल लगते हैं, ठीक है। और एक बार मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई ना, तो फिर उसको फिर से वापस लाने के लिए कितने हजार रुपए लगाते हैं और 10 साल लग जाते हैं, उतनी अच्छी क्षमता नहीं आती। तो आप लोग इतने सालों से किसानी कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि भाई आज से 30-40 साल पहले जैसी मिट्टी थी, नमी पूरी चलते थे, तो आपको उसमें मार्गन कितने अच्छी केचुआ थे, सब कुछ था। आज के समय में कुछ नहीं मिलेगा उसमें, कहीं कहीं है जो कि थोड़े एरिया में अपने किचन गार्डन के रूप में करते हैं, तो वहां पर है। लेकिन जहाँ पर दवाइयों का आप उपयोग करते जा रहे हैं, जहाँ पर ये सब नई टेक्नोलॉजी पूरा हर जगह हर चीज की दवाई यूज कर रहे हैं, वहां पर ये समस्याएं ज्यादा होती है, इसलिए आपका संरक्षित कृषि यहाँ पर आया, ठीक है। अब इसमें फोटो तो आपकी क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं ऊपर वाले इसलिए बता नहीं रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ऊपर की फोटो दिख रहा है, इंग्लिश से नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखिए फोटो, इसमें क्या है कि आपको कल दिखाया ना, तो ये हमने धान की कटाई के बाद में, ठीक है, गेहूं लगाने के लिए सीधे 0 टिल सीडर से हमने इसमें स्वयं कर दी, ठीक है। तो ये हैप्पी सीडर से इसमें हमने स्वयं कर दिया है, और इस साइड देखेंगे राइट साइड में ना, तो उसकी स्वयं के बाद में केवल उतना ही उसने मतलब कि जमीन को डिस्टर्ब किया जितना उसकी जरूरत है, ठीक है। नहीं वो मैं लास्ट में आऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी भी कुछ सब चीज की प्रॉब्लम्स हैं कि भाई हमारे पास में इतने मशीन नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मशीन ड्राइवन टेक्नोलॉजी है, इसमें ये चीज तो चाहिए। अच्छी जुताई नहीं होगी तो फिर हाँ उसके बाद में लोग कुछ बताते हैं, मतलब जून और जुलाई के महीने में मिट्टी पलट दो, एक वाली, ठीक है, एक फुट 6 जितना भी उसको अभी क्या है तो उसको पलटोगे तो दीवार खत्म होंगे। सुनिए एक बार ना तभी होता तो ये रूटा को तो जुताई करते हैं हम लोगों के है ना, आप उसमें देख हुए हैं उनके दीवार मर जाते तो क्या हम जुताई करने के लिए सब निकल जाएगा। देखिए आप दो चीजों को लेके चल रहे हैं, है ना। अब यदि अब इसके बाद में जो प्राकृतिक खेती वाला लेक्चर होगा, उसमें बोला जाएगा कि आपको कोई दवाई डालनी नहीं है, कुछ नहीं डालना है, आपको हाइब्रिड नहीं यूज करना है। तो आप यदि आपको सब कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं उसके लिए क्या मेथड है वो है, ठीक है। आप यदि आप कन्वेंशनल मेथड से सब कुछ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भाई है कि समर में आप उसको डीप टेरेस कर दें कि आपके, क्योंकि कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, उसके लिए आपको बोला गया है कि भाई आप गहरी जुताई करें, तो जो कि आपके खेत में, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जो आप पोटैटो बोले ना, आलू जमीन के अंदर होता है, और जमीन की जो मिट्टी है उसमें भी कोई ऐसे कीटाणु हैं जो कि आलू के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए उसको गहरी जुताई के लिए समर के लिए बोलते हैं कि भाई उसमें धूप लग जाएगी अच्छे से, तो जो भी कीटाणु होंगे नुकसानदायक वो अपने आप मर जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कर रहे हैं उस, और साथ जो आपके वीट के सीड हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे, जो आपका मोथा का समस्या है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप यदि कन्वेंशन में कर रहे हैं तो उसके लिए समाधान उन्होंने ये बोल दिया। अब जब कंजर्वेशन में जाओगे तो उसके लिए फिर अलग तरीका है, तो ये हम कंजर्वेशन में फोकस कर रहे हैं, और फिर हम कंपैरिजन बताएंगे दोनों का, ठीक है। यदि आप वो कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसी को करो, मैंने बोला ना, इसलिए आप कन्वेंशनल में जो कि आप कर रहे हो उसमें भी मल्चिंग वगैरह इंटरक्रॉपिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आलू में भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो लेग्यूम्स की, ठीक है। तो जरूरत नहीं कि तीनों सिद्धांत को आप अपनाओ, आप अपने जो फील्ड है उसमें भी आप कुछ मेथड्स को अपना के वो अपनी मिट्टी को ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। रोटावेटर देखिए यदि आपकी मिट्टी अच्छी है, ठीक है, तो यदि मिट्टी अच्छी है तो केंचुए जब आपका रोटावेटर चलेगा, केंचुए तो ऑटोमेटिकली नीचे चले आते हैं, ठीक है। रोटावेटर 10-15 सेंटीमीटर जाता है, यदि केंचुए मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। यदि आपके उसमें अच्छे केंचुए हैं, ज्यादा केंचुए हैं, तो ऑटोमेटिकली बचा रहेंगे, ठीक है। और यदि ज्यादा ही केंचुए हैं तो उसमें रोटावेटर जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी है आपकी, जरूरी हो जाएगी आपको वो सब हो जाएगा कि आपको
रोटावेटर यूज नहीं पड़ेगी। रोटावेटर यूज पड़ रही मतलब क्या आपके घर को कैंची आता नहीं? बरसात के टाइम में कम चलाना चाहिए, टाइम इसके ऊपर रहते हैं। डॉक्टर साहब जैसे हमारी खेती उसकी नहीं मिलती है, तो मैं डेलो खाता हूँ, तो उसके लिए ब्लॉक मिल जाती है, जिप्सम उसको डालना खेती में अच्छा है। देखिए जिप्सम और लाइम का दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिप्सम हम वहां डालते हैं जहां पर मिट्टी आपकी मतलब कि जो खारी होती है, ठीक है, पीएच 7 से ज्यादा होता है, उसमें सल्फर होता है, उसको पीएच कम करता है, ठीक है। तो उसका फायदा है, लेकिन तभी डालना है जब आपकी मिट्टी क्षारीय है, मतलब कि पीएच 7 से ज्यादा है, उसमें सल्फर होगा तो वो उसको रिड्यूस करेगा। हमारा जो पीएच मिट्टी का होना चाहिए वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आपकी उल्टा यदि अम्लीय है, ठीक है, वो एसिडिक है, तो फिर आपको उसमें लाइम डालना है। तो उसकी भी कैलकुलेशन होती है, उसमें वही ये सब चीज तब करना है कि आपकी मिट्टी कैसी है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना मृदा परीक्षण कराइए, उसका जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसके अनुसार फिर वो भी झुमका आता है हमारे, जिसकी मिट्टी चेक नहीं हुई वो उनके घर पे आके मेरी मिट्टी चेक नहीं हुई, मेरे घर पे रिपोर्ट कार्ड आ गया। अब ये किस पर क्लिक करें हम? सुनिए, देखिए क्या होता है, एक मिनट सुनिए। हर के खेत से जाके मिट्टी का सैंपल लेके टेस्ट नहीं हो सकता, क्या तो गिल्ड सैंपल होता है लगभग ना। ये आपके इधर पर धान की फसल लगा रहे हैं, गेहूं की फसल लगा रहे हैं, तो वो एक 10, 20, 50 एकड़ में इकट्ठा लगा रहे हैं। यदि कोई भी फार्मर 2-4 एकड़ 2-4 फार्मर भी वहां से लेके आते तो हमको एक आइडिया जाता है कि भाई आपके एरिया की मिट्टी कैसी है, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया। अब ये जो रिपोर्ट कार्ड आ रहा है वो किसने दिया है, कैसे आया, वो तो हो सकता है कुछ इधर भी हो सकता है, लेकिन यदि आपके आसपास के किसान ने भी टेस्ट कराया है और आप लोग सेम मतलब सिमिलर क्रॉपिंग सिस्टम सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, तो लगभग ये है कि आपके सेम वो आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, क्योंकि मिट्टी भी हर जगह पर चेंज होती है। यदि मिट्टी चेंज है तो आपको अलग टेस्ट कराना है, और यदि मिट्टी एक से सब प्रैक्टिस एक है तो फिर आपको परेशान नहीं होना। लेकिन हाँ, एक बार आपको खुद से सैंपल लेके और आपको जो भी कृषि विभाग है जहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है तो एक बार सबमिट करो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि भैया अब तो चले सॉइल टेस्टिंग किट आने लगी है वहीं पर सुनो आगे अभी लेक्चर लंबा है, पूरा होने दो, फिर हम चर्चा करेंगे। 12:10 में दूसरा सर का लेक्चर, ठीक है। और जो भी सब अपन लोग की चर्चा पर चर्चा चलती रहेगी, लेकिन एक बार आप समझिए कि ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में लेक्चर क्यों रखा है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो जो मैंने बोला सबसे पहला सिद्धांत की मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, तो इसके हम थ्रू आप बिना पूरे फील्ड को जुताई किए हुए सीधे हम इसमें डाल सकते हैं, बोनी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये है परमानेंट ऑर्गेनिक कवर। इसमें देखिए कुछ फोटोज मैंने लगा रखी है। ऊपर जो मल्चिंग, ठीक है, तो जो क्रॉप रेस्क्यू है उसको हमने डाला हुआ है, ठीक है। इस साइड में मक्की में लगाया हुआ है। अब क्रॉप रेस्क्यू कहीं और इसमें लाइव मल्च का भी एक एग्जांपल है। इंटरक्रॉपिंग के नीचे देखिए, इंटरक्रॉपिंग से क्या है कि आपको जो मेन फसल है उसकी उत्पादन में थोड़ा तो कमी आएगी, लेकिन जो इंटरक्रॉप है आपका उससे भी उत्पादन मिलेगा। तो ओवरऑल जो उत्पादन मिलता है ना वो आपको 1.5 गुना के आसपास लगभग मिल जाता है। लेकिन इसमें भी फसल का जो अवधि है और फसल का कौन सी सिलेक्शन चाहिए ना वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप दोनों ऐसी फसलों को चयन कर लें कि दोनों को धूप चाहिए अच्छी, दोनों एक साथ बढ़ रहे हो तो उसमें नुकसान हो जाएगा। ऐसा हमको करना है कि एक लेग्यूम्स हो, एक आपका पोएसी फैमिली मतलब अलग अलग परिवार के हो, एक को सन की ज्यादा जरूरत हो, एक को उसकी शेड में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसकी जड़ों का भी ध्यान में रखना है कि एक की जड़ उथली हो, एक की जड़ गहरी हो। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते ही हमको इंटरक्रॉप का सिलेक्शन करना है। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया। अच्छा, अब इस दोनों में आप अंतर बता पाएंगे? कोई एक हाथ उठाइए और अंतर बताइए कि इस चने की फसल हमने एक ही फील्ड में एक ही समय में लगाया है, दोनों में अंतर क्या है और क्या दिख रहा है आपको? एक में गैप ज्यादा नहीं गैप बराबर है, गैप बराबर है।
देखिए एक जुताई का आपको ऊपर वाला नीचे वाला बिना जुताई का सुनिए, दोनों एक ही सा है, उस दोनों को हमने मतलब कि जो कंबाइंड हार्वेस्टर से हमने धान कटवा दिया था, ऊपर वाले नीचे वाले में अंदर क्या है कि जो धान के जो पुआल है ना ऊपर वाले में वो हमने हटा दिया, ठीक है। जो मल्चिंग था, मल्चिंग नहीं हुआ ऊपर में, ठीक है, और नीचे में मल्चिंग हुआ है। तो जहाँ पर मल्चिंग हुआ है वहां पर खरपतवार नहीं आया, और ऊपर वाले मल्चिंग नहीं हुआ है तो वो जो आपको एक रो दिख रही है ना वो पूरा आपका खरपतवार भर गया है। तो केवल मैं अंतर दिखाना चाहता हूँ कि वो मल्चिंग से ही कितना अंतर आ रहा है खरपतवार में। ये अभी की फील्ड है आपके इसके पीछे जो आपका वो है ना गेस्ट हाउस, उसके पीछे की फील्ड है, उसमें जो आप देखेंगे ना तो एक में हमने मल्चिंग किया हुआ है, सिंपल मल्च है, जो भी बचा हुआ रेसिड्यू ने वो डाल दिया है, और उसके आगे ऊपर वाले में आगे की फील्ड में कुछ नहीं डाला हुआ है, केवल रेसिड्यू है। तो इतना अंतर है। कुछ क्वेश्चन है तो बोलो भैया, आप सुनकर कान खुशी में बोलो। क्वेश्चनिंग हो जाएगी, एक बार सुन लीजिए आराम से, हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो लेते जाएंगे। चलिए अब इसमें देखिए कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, इसका एक एग्जांपल है कि भाई अपने अपने जो खेतों में यदि आप अलग अलग फसल लेंगे अलग अलग समय में ना, तो उसकी कुछ फोटोज हैं। तो ये तीनों के फायदे हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ये जो नीचे की पिक्चर है सर, इसमें जो सबसे नीचे की जो फोटो है ना, ये मतलब कि एआई जनरेटेड फोटो है। ये सिंपल दिखाया गया है कि भाई आप अपने खेतों में डिफरेंट क्रॉप लें, ठीक है, वो उसमें मिक्स करके ऐसे दिखाया है, लेकिन ऊपर की फसलें हैं वो हमने एक्सपेरिमेंट वाली है, नीचे की क्रॉप ऐसे ही है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप अलग अलग फसलों को ले सकते हैं। उससे मतलब ये कि आप अलग अलग चीजें एक साथ मिक्स कर दिया है उसमें। मतलब मल्टी क्रॉपिंग देखिए फसल विविधीकरण के डिफरेंट आयाम है, ठीक है, उसमें से इंटरक्रॉपिंग एक आयाम हो गया, ठीक है। तो उसमें आपका इंटरक्रॉपिंग हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, ये सब चीजें अलग अलग आती है। आप इंटरक्रॉपिंग एक ही सीजन में अलग अलग फसल लेना, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एक साल में आप अलग अलग क्रॉप ले, एक सीजन में एक क्रॉप लें, दूसरे सीजन में एक क्रॉप लें, फसल चक्र, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन हो गया कि आप इस साल धान ले रहे हैं, अगले साल आप उसी सीजन में दूसरा ले रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई हमारी मिट्टी अच्छे से रही है, ठीक है। तो ये वही जो मैंने सब मेथड्स के फायदे बताए कि मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस के क्या क्या फायदे हैं, सॉइल कवर से क्या फायदे हैं, क्रॉप रोटेशन इंटरक्रॉपिंग से क्या फायदे हैं। एसओएम थोड़ा सा डाउट है। हाँ, हमने पूछा एसओएम का है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो आप यदि मिनिमम टिलेज में जाएंगे ना, तो मैंने ऐसे बोला कि आप जब टिलेज में जाते हैं तो जो आपका सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है ना वो ऑक्सीडाइज होके कम होता है। इसमें आप मिनिमम टिलेज में जाएंगे तो आपका जो उस मिट्टी का जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ेगा, तो वो इंक्रीज इन एसओएम, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। इंटरक्रॉप और मल्टी क्रॉप में थोड़ा डिफरेंस है या सेम है? ये डाउटिंग है तो डाउटिंग नहीं, मल्टी क्रॉप तो ठीक है, मल्टी क्रॉप तो इंटरक्रॉप की प्रिंसिपल अलग है, ठीक है। मल्टी क्रॉप इंटरक्रॉप हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आपने दो क्रॉप लिया, दो से ज्यादा क्रॉप लिया तो वो मल्टी क्रॉप में आ जाएगा, लेकिन सब मल्टी क्रॉप इंटरक्रॉप नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि आपने सोचा कि हमने धान ले लिया, धान में कुछ ऐसा मक्का ले लिया, तो वो तो है इंटरक्रॉप, लेकिन इंटरक्रॉप का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हमको उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो फैमिली हमारा परिवार है ना वो अलग अलग परिवार के होने चाहिए। माइंड ले लेना ये मतलब इनके लिए जानना जरूरी था। ये लोग मतलब कुछ लोगों के हमारे फार्मरों के माइंड में सेम नहीं, चलिए ठीक है, अच्छा हुआ, अब तो क्लियर हुआ। और ये एसओएम किसका समस्या था तो वो भी मान चलेगा ना, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है।
अब इसको यदि आप देखेंगे फोटो ना, इसमें आप लास्ट वाला देखें, जो कि हम नॉर्मली अपना पडलिंग करके धान लगाते हैं, धान के बाद हम खेत की जुताई करके अब उसमें गेहूं लगाते हैं। तो ये गेहूं की फोटो है। तो आप उसमें पौधे और उसकी जड़ों को देखिए कि जहां हमने जीरो टिलेज प्लस रेसिड्यू रिटेंशन करके काम किया ना, उसमें हमारी जो पेड़ थे वो कितना मजबूत था और उसकी जड़ें भी कितनी अच्छी थी। और लास्ट वाला देखेंगे तो आपको पौधा थोड़ा सा कमजोर मिलेगा। और ये लॉन्ग टर्म में समझ में आता है। आप यदि एक साल में सोचे कि हमको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जब इसको 2-4 साल 5 साल 10 साल से करते आएंगे ना, तब आपको ऐसे रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। सीटी मतलब कि जो नॉर्मल है आप करते आ रहे हैं ना, हाँ हाँ वैसा है, ठीक है, कन्वेंशनल टिलेज है। सीटी कन्वेंशनल टिलेज हो गया और जेटी जीरो टिलेज हो गया। सीटी प्लस आर मतलब कि उसमें कन्वेंशनल टिलेज प्लस रेसिड्यू कर दिया। आप जो टिलेज, वही मैं बोला कि आप टिलेज जैसे कर रहे हैं कीजिए, यदि उसमें रेसिड्यू भी डाल दिया ना आपने, तो उसका भी फायदा आपको मिलता है। तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसमें आप देखेंगे कि आपको तो केवल ऊपर का दिखता है कि भाई आपकी फसल कैसी है, ठीक है। तो जब हम संरक्षित कृषि में जाते हैं तो जो मिट्टी की प्रॉपर्टी है, मिट्टी में जो अच्छे माइक्रोब्स है, मिट्टी में जो पानी धारण करने की क्षमता है, वो सब चीजों में बढ़ोतरी होती है। तो वो नीचे का आप उसमें मैकेनिज्म देखेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ता है। अब इसमें एक समस्या तो नहीं कहेंगे, इसको ये ध्यान में रखने की बात ये है कि जब हम कन्वेंशनल से संरक्षित कृषि में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो वीट फ्लोरा, जो आपके खरपतवार थे ना, वो शिफ्ट होने लगते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है कि जब हम मल्चिंग करेंगे, ठीक है, तो मल्चिंग करेंगे तो जो जिस खरपतवार की बीजों को प्रकाश की जरूरत पड़ती है वो तो खरपतवार नहीं जमेंगे, लेकिन ऐसे खरपतवार बढ़ने लगेंगे जिसको प्रकाश की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ कुछ घास वाले से आपका दूबा हो गया, ठीक है। आप जो पूरे साल भर उगते हैं वैसे खरपतवार बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे खरपतवार हमेशा मतलब कि हमेशा इसलिए उसी फसल चक्र को नहीं अपनाना है, हमको फसल चक्र को 1-2 साल में चेंज करना है ताकि उसके कारण वीट फ्लोरा चेंज हो, आपका जो मेथड है कल्टीवेशन का वो चेंज होगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो वीट सीड बैंक है सॉइल का वो कम होगा। क्योंकि हम एक चीज ध्यान में रखें कि हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ना मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपके सीड इसके खरपतवार के जो बीज होंगे ना, वो केवल सतह पर रहेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो सतह पर रहेंगे। लेकिन जहां पर आप नॉर्मल मेथड से कर रहे हो उसमें पूरा मिक्स जाता है, जितनी गहराई से आप करते आओगे उतनी गहराई तक आपके बीज जाते जाएंगे। तो यदि हम अच्छी मेथड, अच्छी टेक्नोलॉजी अपना के जो सतह में बीज हैं उसको हम किसी भी तरीके से खत्म कर सकते हैं, जैसे समर में आप पानी लगा के छोड़ दें तो उसमें जो बीज आ जाएंगे, फिर हम उसको हल्का से जुताई करके या कि हम कोई पैराकोट डाल के उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रैपर चला सकते हैं। तो क्योंकि वो सतह में है तो हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो नॉर्मल मेथड में वो पूरे मिट्टी में नीचे की बीज ऊपर जाते हैं, ऊपर की बीज नीचे जाते हैं, वो 2-4 साल तक रहते हैं, फिर से आपको वैसा करते हैं, वैसे चक्कर चलता रहता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहला आपका इस साइड का लेफ्ट साइड का ग्राफ है ना, ये हमारा जीरो टिलेज का है। जीरो टिलेज में देखेंगे जो आपका सबसे बड़ा ग्राफ दिख रहा है ना, उसमें 0 से 5 सेंटीमीटर में सबसे ज्यादा आपके खरपतवार की बीज है, इस साइड देखिए, ठीक है। लेकिन जो आपका जो नॉर्मल मेथड है उसमें देखिए कि हर सतह में मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 सभी में लगभग वीट के खरपतवार की बीज आ गए, ठीक है। तो लगभग 80-85% बीज आपके कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में सतह पर ही होते हैं। तो ये चीज आगे हमको ध्यान में रखना, जब भी हम मेथड्स को चेंज करें अपने खेतों में, कन्वेंशनल से कंजर्वेशन में जाए, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि इससे समस्या क्या आने वाली है, इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है।
तो जब हमारे दिमाग में वो सब चीजें रहेंगी तो हम उसका समाधान कर पाएंगे। नहीं तो देखेंगे कि भाई हमारा तो वीट फ्लोरा एकदम से बढ़ गया, हम यदि शिफ्ट करते हैं ना तो एक आध साल में तो वीट इकट्ठा बढ़ जाता है, क्योंकि सब वीट सतह में रहते हैं और आपने पानी दिया, कुछ नाइट्रोजन वगैरह यूरिया दिया तो एकदम से सब बढ़ जाते हैं। तो वो 1-2 साल की समस्या होती है, यदि आप उसको अच्छे से मैनेज करेंगे ना तो वो आगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ये दूसरा ग्राफ है, इसमें ये दिखाया गया कि यदि हम जो आप लोग कर रहे हैं और यदि हम शिफ्ट करते हैं 0 डिलेज में तो पहले साल में तो बिल बढ़ जाता है। तो ग्राफ देखिए अपना इस साइड वाला ना, दोनों में ईयर जो फर्स्ट लिखा है पहला साल में ग्राफ बढ़ गया, लेकिन जो दूसरा साल और तीसरे साल में ना धीरे धीरे बिल का ग्राफ कम हो गया। अब हम आएंगे ना इसके वीड मैनेजमेंट में कि भाई हम इसमें भी बहुत सारे खरपतवार होते हैं। ये तो हो गया मेथड। अब इस मेथड में वीड मैनेजमेंट कैसे करना है तो आप लोग को सर ने कल भी बताया, अभी आज आपका पूरा वीड मैनेजमेंट में ही खरपतवार प्रबंधन पर ही लेक्चर रहेंगे, अभी सर का भी होगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि खरपतवार 3 तरीके के होते हैं, हर खेतों में 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसान बंधुओं से पूछूंगा कि कौन कौन से तरीके होते हैं, प्रकार पूछ रहा हूँ, नाम भी पूछ रहा हूँ। किस प्रकार के खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं खेतों में, क्योंकि जब हमको मालूम हो कि हमारे खेत में किस प्रकार के खरपतवार हैं, उसी वे में हम जाके फिर उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिस में जाएंगे। यदि हमको लगेगा कि हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो हम उस प्रकार से फिर मैनेजमेंट में जाएं, यदि सकरी पत्ती वाले हैं तो उस प्रकार से जाएं, मौता है जिसको साइप्रस बोलते हैं वैसे वाले हैं तो अलग जाएं, सब मिक्स है तो उसके लिए अलग मेथड है। तो सबसे पहले हमको देखना है हमारे खेतों में किस तरह के खरपतवार हैं। अब इस फोटो में देखिए, अब ये बताइए कि इस फोटो में सकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से? सकरी पत्ती वाले जंगली चाहिए और जो उसके बगल में फोटो जो इंग्लिश में लिखा है वो है सकरी पत्ती वाला, ठीक है। और चौड़ी पत्ती वाले सारे चौड़ी पत्ती वाले, ठीक है। इसमें भी ये गेहूं की खरपतवार है तो इसको मैनेज करने के लिए कौन सी दवा डालेंगे? आइसोप्रोडोन, ठीक है, वो चीज डाल दिया। और केवल हमारे खेत में ठीक है, अभी वो सर उसका पूरा एक्सेस हमें आपको बेसिक बता रहा हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सकरी पत्ती वाले खरपतवार क्या हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से हैं और सीजेस कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि इतना बेसिक मालूम होगा तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ना तो आपको उसके बारे में आइडिया ज्यादा होगा। अभी आऊंगा, अरे आओ ठीक है। तो ये आपने फोटोस देख ली, अब सर 10-15 मिनट लूंगा, ठीक है सर। तो अब इसको हम संरक्षित कृषि में ना खरपतवार का नहीं चालू अभी तो बंद था। हाँ ठीक है, वहां का बंद करवा। तो अब संरक्षित कृषि में खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे आप, उसकी कई आयाम हैं, ठीक है। एक तो हम यहाँ के हर्बिसाइड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला कि फसल अवशेषों का यूज करके कर सकते हैं, है ना। दूसरा फसल चक्रण अपना के कि फसल चक्र अपनाएंगे तो उसमें जो डोमिनेटेड फीड है वो उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार की मेथड है। तो आप इसमें देखेंगे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 50 से 75% फीड खरपतवार था यदि हम फसल अवशेष डालते हैं तो उसमें कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको क्रॉप रोटेट करना है क्योंकि जो अभी 75% कम हो गए, 25% जम रहे हैं, अब 25% इस साल जम रहे हैं, अब उसके बीज यदि अगले सीजन में आएंगे तो वो ऐसे खरपतवार हैं जो कि मतलब जिसको प्रकाश नहीं चाहिए, ठीक है। यदि उसी के बीज बढ़ते जाएंगे ना तो फिर वो खरपतवार बढ़ने लगेंगे, तो वैसे खरपतवार को हमको रोकना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो लगभग
यदि गेहूं के अवशेष है हमारे पास में तो 4 टन प्रति हेक्टेयर हम उसको नेक्स्ट सीजन में डालेंगे तो हमारे खरपतवार जो भी उसमें है उसका प्रबंधन होगा, मिट्टी अच्छी रहेगी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत सारे उसके फायदे हैं। ठीक है, ये क्रॉप रोटेशन का है, इसको आपको मालूम ही है। ठीक है, अब हर्बिसाइड जो हम शाकनाशी का उपयोग कर रहे हैं ना, इसमें सबसे जरूरी ध्यान में देने की बात है इसमें, इसलिए कि हमारे जो खेत हैं उसमें मल्चिंग करते हैं। इसमें मल्चिंग मतलब कि हम अवशेषों को खेतों में डालते हैं। तो अब बताइए कौन किस तरीके की हर्बिसाइड इसमें यूज में आएगी। आपके खेत में मल्च है, मतलब कि रेसिड्यू है आपके खेत में, तो हम कौन सी दवा डालें? प्री इमर्जेंस डालें जो कि बुआई के पहले तुरंत बाद डालते हैं, कि पोस्ट इमर्जेंस डालें, क्या डालेंगे? पेंडिमिथलिन तो हो गया प्री इमर्जेंस। ठीक है, अब आपके खेत में आपने बुआई कर दी, खेत में आपके में रेसिड्यू है। ठीक है, रेसिड्यू मतलब कि पुराने अवशेष है। अब पेंडिमिथलिन डालेंगे तो वो तो अवशेष के ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, उसका असर तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो ऊपर से पूरा रेसिड्यू बिछा हुआ है। तो आप पेंडिमिथलिन डाल भी दोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो वो सब चीजें जो कि हर्बिसाइड तो है उस फसल के लिए, लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में वो हर्बिसाइड इफेक्टिव है कि नहीं है वो भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि जान 3 बार हर्बिसाइड डालते हैं तो कुछ ग्रेनुलर होते हैं, दाने वाली हर्बिसाइड होती है ना, वो इफेक्टिव होती है क्योंकि वो क्या है कि यदि हम वैसे डालें तो वो नीचे तक चली जाती है पहली। और यदि हमारे फसल में रेसिड्यू है तो ऑलरेडी वो प्री इमरजेंसी का काम रोकने का काम कर रही है। जैसे ही वीड भी आता है तो हम इसमें पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड का ध्यान रखें। ज्यादातर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड का उपयोग होता है। इसमें आप देखें कि हमारा जो रिसर्च हुआ है इसमें 15 से 80% हर्बिसाइड जो है कि प्री इमरजेंसी डालते हैं ना तो वो उसको रोक देता है। मतलब कि उसके जब हमने 100% डाला तो 15 से 80% जो दवाई है वो केवल रेसिड्यू के ऊपर रहेगी। ठीक है, बाकी जाता है वो अलग अलग हर्बिसाइड और फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये कुछ हर्बिसाइड्स हैं, अभी सर आएंगे ना मुखर्जी सर तो वो डिटेल में बताएंगे। मैं केवल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हर्बिसाइड बता रहा हूँ धान में। ठीक है, तो इसमें देखिए पेंडिमिथलिन आपको बताया ना, तो पेंडिमिथलिन का नॉर्मल सॉल्यूशन ना लेके जो 30% पीसी आता है ना वो ना लेके इसमें पेंडिमिथलिन का 38.7% सीएस आता है, ग्रेनुल वो आता है ना, तो वो वाला इसके लिए इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये 4 दवाइयां हैं जो कि हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में धान के लिए उपयोग में लेते हैं। तो मैं दवाइयों के बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यावसायिक नाम इस साइड है। ठीक है, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ ऐसी कंपनियों की दवाइयां हैं कि वो अच्छी कंपनियां हैं, उसके फॉर्मुलेशन यदि हम लेंगे ना तो वो उसका इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा रहता है, बजाय कि जो दूसरी दवाइयां मार्केट में उसी फॉर्मुलेशन की मिलती है ना, तो हम लोग इस कंपनी की इस चीज की नाम की लेंगे तो आपको उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो मैंने कुछ व्यवसाय के नाम लिखे हुए हैं तो वो अच्छे। वैसे गेहूं में जो 3 बहुत पॉपुलर हर्बिसाइड हैं वो आप लोग यूज कर सकते हैं, वेस्टा हो गया, सिंकर हो गया, मेट्रीब्यूजिन के लिए अटलांटिस हो गया, तो ये हमारे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए प्रभावी हैं। वैसे ही मक्का के लिए हो गया, मक्के में कुछ हर्बिसाइड्स हैं जिसे सर ने बताया था कल, टेम्बोट्रिन और टेप्रोमिजोन, जैसे टिंजर और लॉटिस के नाम से आता है, ये आजकल बहुत चल रहा है मक्के में, तो आप इसका भी उपयोग में कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक ही हर्बिसाइड को आपको यूज में नहीं करना है, हर्बिसाइड रोटेट करना है, दूसरे मेथड को भी फॉलो करना है कि 2-3 मेथड को हम लेके अपने खेतों में उसको डालें, काम करें, ताकि जो समाधान के लिए हम भटक रहे हैं उससे हमको और नुकसान ना हो जाए, कि कुछ ऐसे वीड बच जाते हैं कि वो बाद में सुपर वीड बन जाते हैं। ठीक है, पानी की औसत कितना घंटा पड़ेगा? क्या चीज? देखिए प्रेटलाक्लोर आप डालें, ठीक है, तो प्रेटलाक्लोर प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड, ठीक है, तो आप
दो तरीके से धान लगाते हैं, या कि आप सीधे बुआई से लगाएंगे या कि आप ट्रांसप्लांटिंग से लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटिंग लगा के उसमें ये ध्यान में रखना है कि उसमें पानी भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रिटला को आप नहीं चलेंगे कैसे, इतना पानी होना चाहिए कि आप इतना पानी होना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा अच्छे से आप चल पाए, थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि ये जो दवाइयां है ना ये पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। ठीक है, और डिटेल में यदि आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन ना, अभी सर आएंगे तो पूरा राइस पर ही उनका लेक्चर है। ठीक है, हाँ हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये सब दवाइयां जो है ना वो तेल जैसा काम करती हैं, और जो प्री इमरजेंस है ना वो मिट्टी की सतह में आना चाहिए। यदि मिट्टी की सतह पर प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड नहीं आई ना तो वो उसका यूज में नहीं आएगा। ये में ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ दवाइयां होती हैं प्री इमरजेंस, वो या कि सीड को मारती हैं या कि आपके उस सीड को जर्मिनेट नहीं करने देती हैं। पानी इतना कम नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि फिर वो मतलब ही नहीं निकले। आप बताओ क्या होना चाहिए। नहीं पानी होना चाहिए। देखिए सुनिए, ट्रांसप्लांटिंग में दो है, पानी इतना नहीं होना चाहिए, किसी भी जो भी आप डाल रहे हैं ना इतना नहीं होना चाहिए कि हाँ चलने में कि वो ठीक है ग्रेन्यूल वाला होगा, ठीक है दाने वाला होगा तो वो ऑलरेडी नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका ये लिक्विड वाला है, ठीक है, तो वो ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जो प्री इमरजेंसी दवा डालनी है वो मिट्टी के कांटेक्ट में आनी चाहिए। यदि आपकी दवाई मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड का असर नहीं हो रहा। 48 घंटे लगभग पानी बोलते हैं, 48 घंटे पानी कम से कम इसमें रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ज्यादा मालूम है, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपकी दवाई प्री इमरजेंस मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है तो उसका असर नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कौन सी दवा उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, ये मूंग और उड़द के लिए कुछ हर्बिसाइड्स हैं, है ना, तो उसमें आप इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से हर्बिसाइड कब आपको डालना है और किस स्टेज पे डालना है, क्योंकि कोई भी जो भी हर्बिसाइड है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल हैं कि वो सही समय पर डालना है, सही क्वांटिटी में डालना है। ठीक है, और आपको उसका डोज सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, और जो फसल की स्टेज है वो भी ध्यान में रख के डालना है। अच्छा, ये मैं वो बताया हूँ कि जो हर्बिकैल है, आप लोग के पास यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सीधे इसको क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए तो आपके में वो डाउनलोड, उसमें लिंक खुल जाएगा, आप सीधे हर्बिकैल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको गूगल स्टोर से नहीं मिल रहा है तो आप सीधे स्कैनर आपके पास में होगा तो सीधे स्कैनर से उसको आप लोग स्कैन कर सकते हैं। और तो इसमें जो मुख्य फसलें हैं, ठीक है, मुख्य फसलें हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है कि भाई कौन सी मुख्य फसलें हैं और उसके कैसे कैसे मैनेजमेंट है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर है। तीसरे दिन ना इसके बारे में डिटेल लेक्चर है मैडम का, तो बस आप लोग थोड़ा इसके बारे में जानकारी रख लें, आप डाउनलोड कर लें, इसलिए मैंने इसको क्यूआर कोड आपके उसमें दिया हुआ है। स्कैनर है किसी के पास में? स्कैनर है मोबाइल में तो आप एक लोग करके दिखा दीजिए ना किसी को, तो वो जान जाएंगे कि भाई स्कैनर से, हाँ स्कैन कर लीजिए, गूगल लेंस से कर लीजिए, उसी को जो क्यूआर कोड है ना केवल उसी को स्कैन कीजिए, थोड़ा दूर पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, आ रहा है ना, हाँ तो वैसे ही करके ना बाकी लोग को बता दीजिए। ठीक है, देखिए गेहूं है ना, तो गेहूं में लगभग पानी की समस्या नहीं है आपके पास में, तो 6 पानी लगता है लगभग। ठीक है, तो पहला पानी आपको किसी भी तरीके से 20 से 25 दिन के अंदर में देना ही देना है। ठीक है, CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं ना,
उस स्टेज में पानी देना ही देना है, क्योंकि उसमें उसकी जड़ों में अंतर आता है, चेंज होती है। उस समय यदि आपने पानी नहीं दिया, मिट्टी कड़ी रह गई, तो आपके उत्पादन में सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। तो 20 से 25 दिन में आपको पहला पानी लगाना ही लगाना है। और पहले पानी के बाद में यूरिया देके फिर सेकेंड आपको हर्बिसाइड का उपयोग करना है। ठीक है, ये कर लिया, फोटो ले लिया आपने। ये कुछ अंतर हैं जो कि पारंपरिक खेती और संरक्षित खेती में है कि भाई जो पारंपरिक खेती में क्या करते हैं, बार बार फ्रिक्वेंट जुताई कर रहे हैं, इसमें मिनिमम और जीरो में है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा केमिकल का हमारा डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें वाटर यूज, ठीक है, आपका ओवर यूज ज्यादा हो रहा है कन्वेंशनल में। ठीक है, और इसमें रोटेशन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाई पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे नुकसान है। तो उसको हम ध्यान में रख के अब ये मेथड आया हुआ है। तो जहां पर आपके इधर पर नहीं है, यदि आपके इधर पर कुछ ऐसी समस्या है समय की, पॉल्यूशन की, मिट्टी की, तो वहां पर आप लोग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। ठीक है, ये है शाकनाशी का चयन कैसे करना है, कि सही समय पर करना है, समय उसका मात्रा सही होनी चाहिए, विधि सही होनी चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी फसल होती है ना, फसल कोई भी फसल हो, उसका जो 1/3 स्टेज है, मान लीजिए वो 100 दिन की या 90 दिन की फसल है, तो उसका 1/3 स्टेज मतलब 30 दिन हो गया। यदि वो आपका 900 दिन की फसल है तो 300 दिन, मतलब कि 1/3 जो उसका स्टेज है, उस समय में खरपतवार प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यदि आपको मालूम नहीं है तो कोई भी फसल ले लो, जैसे एक साल की फसल है, 12 महीने की फसल है, तो जो शुरू के 4 महीने है ना, उसमें खरपतवार प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आप करें नहीं करें इतना अंतर नहीं आता है, लेकिन अर्ली स्टेज में उसके 1/3 जो स्टार्टिंग की है ना, उसमें खरपतवार प्रबंधन किसी भी मेथड में करो, करना ही है। तो इसमें भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि क्या है कि अल्पकालीन लाभ। आप सोचें कि हम सीधे कन्वेंशनल से कंजर्वेशन में चले जाएं तो तुरंत फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो प्रौद्योगिकी कमी, मतलब कि जो उपकरण वगैरह है, कहीं कहीं पर वो वैसे उपकरण उपलब्ध नहीं है। जो आपका ट्रैक्टर है ज्यादा हाई पावर का नहीं है, उसके लिए चलाने वाले यंत्र जो है, पीसी ड्रिल है, ये सब ये नहीं है, क्योंकि उसका ज्यादा लागत लगती है। तो उसमें आप अपना जो कस्टम हायरिंग सेंटर होगा आपके गांव में, आपके विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, वैसे वैसे आप वहाँ पर आप अपना बात उठाइए कि भाई हमारे इधर पर ये आना चाहिए, हम लोग फिर उसमें शेयरिंग बेसिस में उसको यूज करेंगे। जैसे आपके इधर पर ड्रोन आया, वैसे ये भी बाद में आएगा। ठीक है, तो ये है, ये लगभग मेरा आज का प्रेजेंटेशन ये है। दूसरा मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो धान है, ठीक है, यहाँ पर कुछ फोटो मैंने दिखाई हुई है जो मैं आपसे सुबह बात कर रहा था। ये जो सीधी बुवाई वाली धान है ना, वहां की कुछ फोटो हैं। ठीक है, इसमें जो काली काली धान दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी राइस। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर सदुआ बोलते हैं। आप यदि यहाँ पर बांगरू बोलते हैं। तो ये धान जैसी दिखती है, जब बाद में बड़ा हो जाता है ना, तो फिर मालूम चलता है कि यार ये तो दूसरी धान है, जंगली धान है। ठीक है, अलग है। तो इसका समस्या बहुत ज्यादा वहां पर है जहां पर हम सीधी बुआई से कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारा रिसर्च इसमें चल रहा है। तो आप लोग से केवल हमको इसमें हेल्प ये चाहिए कि आप लोग का नॉलेज के अनुसार वहां पर क्या समस्या है, क्या है। तो उसमें मेरे पास में एक प्रोफार्मा है, तो सब किसानों के लिए है, तो उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आप लोग आराम से भरिएगा घर में, कभी भी जब टाइम मिले, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी से भरिएगा। इसमें कुछ फोटो आगे देख लीजिए, जैसे ये है। ठीक है, ये देखिए धान को ना पूरी तरीके से खत्म कर देता है, दबा देता है। ठीक है, ये देखिए इस साइड यदि आप देखेंगे ना, तो इसका जंगली धान का ये पौधा है। ठीक है, इसको वीडी राइस बोलते हैं। आपके लोकल में क्या बोलते हैं, उसमें भी एक जगह पर है कि लोकल नाम क्या है इसका। तो ये जहां पर यदि हम एक साल यदि इसको छोड़ दें ना खेत में, वीडिंग ना करें, हटाए नहीं, तो अगले साल ये पूरे खेत में फैल जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जहां पर है? हाँ, मिल जाता है। अब मिल जाएगा तो फिर वो अगले साल वो आ ही जाएगा। ठीक है, ये कुछ कुछ उसके बीज हैं। ऐसे इसमें क्या किसी किसी मूछ होती हैं, किसी मूछ नहीं होती हैं, कोई सिंपल ऐसे होते हैं ना, तो वो अलग अलग है। कई ऐसे काले वाले लंबी मूछ वाले पसई का धान भी बोलते हैं, उसमें पसई के लिए भी यूज करते हैं। तो इसमें जो ये है,
पहला जो पार्ट है इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर जंगली धान आपके खेतों के आसपास में है प्रकोप की नहीं है तो कितना है, आप अपने अंदाज से लो मीडियम हाई भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भाई आप यदि आपके इधर पर है तो आप उसको कैसे पता करते हैं कि ये जंगली धान है कि नहीं है, ठीक है। फिर जंगली धान आपके खेत में तो कितने प्रकार के हैं, जंगली धान का संक्रमण का कारण क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो बीज से आ रहा है दूसरे बीजों से मिक्स होकर आ रहा है, वैसे ही अलग अलग किसानों की अलग अलग तरीके से सोचना होगा, तो वो उसमें लिखना है। फिर इससे कुछ पारंपरिक ज्ञान है, मतलब कि आप लोग जैसे सुखाने में यूज करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, वो सब उसमें भरना है, ठीक है। और इसकी यदि कहीं पर है तो इसके साथ साथ में और कौन से खरपतवार आते हैं वो इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर इसके मैनेजमेंट में भाई आप लोग अपने तरीके से कैसे इसका निपटारा करते हैं वो इसमें फॉर्म में है। तो जितना आपको समझ में आए उतना भर दीजिएगा, और इस इंफॉर्मेशन से हम अपने रिसर्च को और अच्छे से कर सकेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह जा नहीं सकते हैं। कुछ किसान यहाँ पर आते हैं, कब हम इस सर्वे के लिए जाते हैं कहीं जाते हैं तो वहां पर भी ले जाते हैं कि भाई इसको आप भर के हमको मालूम चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, कितने प्रतिशत लॉस होता है इससे, तो वो आप उसको भर के